What is the importance of AI in today's? We should not depend much on AI, but we cannot neglect the presence of AI. लोगों को सरकारी नौकरी के अलावा भी जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको ट्राई करना चाहिए। जब आप आईटी में आते हो ना, तो आपका जब एक बार आप टेक पे काम कर लेते हो तो यू ट्राई फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। 4-5 साल आपका करियर का हो गया एंड आप मान लो एक ही कंपनी में एक ही रोल पे रह गए। 4-5 साल के बाद आपका करियर में डेजिग्नेशन स्विच करना, डोमेन स्विच करना बहुत मुश्किल होता है। इट्स अ वॉर ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो लोग बहुत हैं, कंपनीज कम है, जॉब ज्यादा चाहिए, रिक्वायरमेंट्स ऑब्वियसली जॉब की बहुत ज्यादा है। नैस्डैक स्मॉल टेक कंपनी इंडेक्स वो सर्वाइव नहीं कर पा रही है, बट नैस्डैक जो बिग कंपनी इंडेक्स है वो सर्वाइव कर पा रही है। जितने लोग बढ़ रहे हैं, जितने एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं, एस्पायरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बढ़ रहे हैं, ये श्योर है रिसेशन आए ना आए उनके लिए उतनी जॉब्स बचेगी नहीं मार्केट में। तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा आने वाला है इन अपकमिंग ईयर्स। Hello everyone, welcome to the first podcast of the Youthful by Manish Singh. Welcome Sumit. Thank you Manish ji for having me on the podcast and giving me the opportunity to speak out my journey to the listeners and the youth generation of this country. So बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिल से मुझे ये मौका देने के लिए, और मैं काफ़ी क्यूरियस हूँ आपसे बात करने के लिए और अपनी बातों को दर्शकों के बीच में रखने के लिए। My pleasure. Thank you, thanks a lot. How can you summarize your journey from Oracle Financial Services, then Just Money, then Microsoft? I think लोगों को काफ़ी टाइम लग जाता है अपनी कंपनीज़ को स्विच करने में, ये डिसाइड करने में कि उन्हें कंपनी कब स्विच करनी चाहिए, उन्हें एक प्रॉपर आइडिया नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले हमारे व्यूअर्स से इस बात को शेयर करो। तो यार अभी मैं बताऊँगा स्टार्टिंग फ्रॉम Oracle एज यू सेड। तो क्या होता है कि जब भी आप कॉलेज में जाते हो ना, तो इन जनरली देखा गया है कि जब आप कॉलेज से प्लेस्ड होते हो तो उस समय ना आप देखोगे कि जब भी कंपनी आती है ना, कॉलेज में जब प्लेसमेंट के लिए आती है, तो शायद ही कोई ऐसा बंदा होता है जिसको ये पता होता है कि उसको कौन सा डेजिग्नेशन चाहिए। मतलब लोग जाते इसलिए हैं कि कंपनी का नाम देख के और कंपनी का CTC देख के। मान लो कोई XYZ कंपनी आई और उसने बोला कि भाई हम 25 लाख दे रहे हैं और वो आपको सॉफ्टवेयर टेस्टर का रोल दे दी, तो लोग ये नहीं देखते हैं, शायद मतलब 95% लोग ये नहीं देखते हैं कि रोल कौन सा मिल रहा है। सर्विस बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, टेस्टर का रोल है या डेटा एनालिसिस का रोल है। तो जब आप कंपनी में जाते हो ना, तब जाके आपको पता चलता है कि अच्छा मुझे तो टेस्टर बना दिया गया है। और एक बार जब आप किसी कंपनी में या किसी डोमेन में चले गए तो वहाँ से करियर स्विच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे लिए भी आसान नहीं था। मतलब कॉलेज से मेरा प्लेसमेंट जैसे Oracle फाइनेंशियल में हुआ, कंपनी में जाने के बाद क्या हुआ कि मैंने बहुत सारा चीज़ों को समझना स्टार्ट किया कि मुझे कौन से टेक स्टैक पे काम करना चाहिए, मेरे लिए प्रोफाइल कौन सा बेस्ट है। और मुझे ये दिमाग में कहीं ना कहीं क्लियर था कि अगर मैं 1 से 2 साल में अगर संभल गया तो संभल जाऊँगा, नहीं तो आगे चल के और ज़्यादा मुश्किल हमारे लिए खड़ी हो जाएंगी। पता क्या है ना, जैसे आप 4-5 साल आपका करियर का हो गया एंड आप मान लो एक ही कंपनी में एक ही रोल पे रह गए। 4-5 साल के बाद आपका करियर में डेजिग्नेशन स्विच करना, डोमेन स्विच करना बहुत मुश्किल होता है। तो यार मैंने थोड़ी सी मेहनत करी, इसके बाद एक फिनटेक स्टार्टअप में काम करने का मौका मिला, और इसके बाद यार फिर लगा कि नहीं यार यहाँ से संतुष्ट नहीं है तो हमें और कुछ करना चाहिए। आप संतुष्ट नहीं थे, या आप अपनी जो जस्ट मनी की या Oracle फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर मैं बात करूं, तो एक जो मेन इम्पैक्ट डालता है एक स्टूडेंट या जो भी एस्पायरिंग है एस्पिरेंट फॉर जॉब, तो उसके लिए सैलरी सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए या फिर वर्क कल्चर सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, या फिर आपको क्या लगता है कि आपको क्यों लगा आफ्टर लिविंग Oracle फाइनेंशियल सर्विसेज यू थिंक कि मुझे अब स्विच कर लेना चाहिए? सब्जेक्टिव चीज़ है। अब जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट की बात करोगे, अमेजॉन की बात करोगे, तो वर्क कल्चर क्या है ना कि टीम टू टीम भी डिपेंड करता है। तो वैसा नहीं है कि किसी स्टार्टअप में वर्क कल्चर खराब है या कहीं का बहुत बेहतर है, ऐसा नहीं है। एक चीज़ बोलूँगा कि कोई भी ब्रांड अगर बनी है, जो भी MNCs है या कोई अच्छी ब्रांड अगर अच्छे कारणों से जानी जा रही है, तो उसने ज़रूर कुछ ना कुछ तो डेवलप किया है, उसने कुछ ना कुछ प्रोफेशनलिज्म डेवलप किया है, कुछ डिलीवर करा है, तभी जाके उसको लोग उस कारणों से जानते हैं। दूसरी बात कि मैंने Oracle को छोड़ने का क्यों सोचा। ऑब्वियसली यार जब आप IT में आते हो ना, तो आपका जब एक बार आप टेक पे काम कर लेते हो तो यू थ्राइव फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। तो मुझे लगा कि यार माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसी कंपनी थी जो जब आप काम करते हो ना, तो यू हैव वन ड्रीम कि यार माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करूँ, गूगल के लिए काम कर लूँ,
अमेजोन के लिए काम कर लूँ। तो जब मेरा माइक्रोसॉफ्ट क्रैक हुआ था तो फॉर्चुनेटली मेरा अमेजोन भी क्रैक किया था मैंने, उनसे भी ऑफर आया था, बट आई डिसाइडेड टू गो टू माइक्रोसॉफ्ट। आपने सारे फैंग कंपनीज की फैंग कर दी। हाँ मतलब बोल सकते हो, गूगल का इंटरव्यू हुआ नहीं तो शायद नहीं तो उसका भी क्रैक करता, लेकिन हाँ मतलब उस समय था तो मतलब अमेजोन से भी ऑफर था, माइक्रोसॉफ्ट से भी ऑफर था, एंड देन आई डिसाइडेड कि लुकिंग एट प्रोजेक्ट्स टीम, मैंने डिसाइड किया कि लेट्स लाइक एक ही कंपनी में जा सकते हो यार एक टाइम पे, तो मैंने डिसाइड करा कि चलो ठीक है माइक्रोसॉफ्ट में चलते हैं, तो आ गए माइक्रोसॉफ्ट में। Okay, very nice journey, and it's really very inspiring, I think. Is DSA that much relevant for today like it was relevant 3 year or 4 years before, like, or you can say before Corona time or before recession time? तो कुछ तो पैरामीटर हो जिसपे कि डिसाइड करे कि किन लोगों को आईआईटी में लेना है, एक रेस हमें लड़ना है, एक रेस दौड़ना है, तो दौड़ने का कुछ तो पैरामीटर होना चाहिए। तो वो पैरामीटर आईआईटी के समय फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होता है। अब आप ऐसे समझो कि बहुत सारे एग्जाम्स है, जनरल कंपटीशन है, उसमें बहुत सारा ऐसा सिलेबस पूछता है जो उनके काम का नहीं है। अकबर का कितने वंशज थे, दिल्ली सल्तनत में कितने साम्राज्य थे, इस चीज को एक डी वर्ग का कर्मचारी जान के क्या करेगा, लेकिन उसको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि एक रेस है, रेस का पैरामीटर बना दिया गया। तो जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का दौर चल रहा था तो इंटरव्यू किस पे लिया जाए। अब आप मान लो किसी कंपनी में आप जावा में काम कर रहे हो, दूसरी कंपनी में आए, वहां पे टेक स्टैक अलग है, तो आपसे जावा में सवाल पूछेगा नहीं, तो किस पे पूछा जाए भाई? तो भाई डीएसए पूछ लो। तो इसलिए डीएसए मैंडेटरी कभी से नहीं था, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटरव्यूज मेनली बोल सकते हो, एंड द मेजर ऑफ इंटेलिजेंस हमेशा से रहा है, एंड दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। What is the life of a corporate guy after recession, like before recession and after recession? Means what is the main impact you think? What is the reason of recession? Means people generally don't understand कि भाई recession क्यों आया। लोगों को पता ही नहीं है कि recession क्या है। कुछ लोगों का कहना है कि मोदी सरकार ले आई, मोदी की वजह से recession आ गया। तो आप ये व्यूज़ अब हमारे व्यूअर से शेयर करो कि वाई रिसेशन, मीन्स ऐसा सिलिकॉन वैली में ऐसा क्या हुआ, व्हाट ड्रोव रिसेशन टू कम टू इंडिया ऑल्सो। तो यार देखो, रिसेशन तो क्या है ना, एक ब्लैक बॉक्स है। मतलब रिसेशन वैसा है कि एक तरह से ऐसे मान लो कि आपके साथ कुछ वैसी घटना हुई और जिसको कि आपने नहीं देखा, तो लोगों ने अपने हिसाब से उसको जज कर लिया। तो आप 1-2 साल शायद लड़खड़ा सकते हो, लेकिन आप गिर नहीं सकते हो। तो इट्स जस्ट लाइक कि आपको रिसेशन से नहीं घबराना है। मेरी घबराहट एक चीज से है जरूर, वो घबराहट है कि जितने लोग बढ़ रहे हैं, जितने एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं, एस्पायरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बढ़ रहे हैं, ये श्योर है रिसेशन आए ना आए उनके लिए उतनी जॉब्स बचेगी नहीं मार्केट में। तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा आने वाला है इन अपकमिंग ईयर्स। सिलिकॉन वैली के जो बैंक्स हैं उन्होंने अपने रेट्स को हाई कर दिया। आई ऑल्सो एग्जैक्टली डोंट नो द रियल सिनेरियो कि व्हाट हैपन बिहाइंड द वॉल्स, बट जो मीडिया में खबरें आती है, जो बाहर की चीज़ों से पता चलता है हमें, वो आई नो कि वो मैनिपुलेटेड होते हैं और वो रियल फैक्ट्स नहीं होते। बट फिर भी अगर मैं बात करूं कि मुझे जो कुछ आइडिया मिल पाया कि उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट्स को बहुत हाई कर दिया और जितने भी लोगों को उन्होंने लोन दे रखा था वो रिपे नहीं कर पा रहे थे, और लोन लेने वाले वो लोग थे जिनकी अपनी कंपनी से, लाइक यू कैन एज एन एग्जांपल टेक ऑफ एनी टेक जाइंट्स और एनी मीडियोकर लेवल कंपनी। सो वो लोन रिपे ना करने की वजह से उन्हें फायरिंग करनी पड़ी। तो क्या आपको लगता है कि लाइक इंडिया इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट एंड इट इज़ गोइंग टू बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, सो लाइक यू थिंक दिस एज अ कॉन्स्पिरेसी और लाइक इट इज़ द रियल सिनेरियो कि हाँ भाई रिसेशन आ सकता है? पहले भी आई है और अभी फिर से आई। तो आपको लगता है कि देर आर सर्टेन like number of people who controls the whole economy or who controls the whole corporate world? नहीं, दिस इज क्वाइट श्योर। आप ऐसे बोल सकते हो कि वो चलाते हैं, शायद कॉर्पोरेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो दे इन्फ्लुएंस द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। इट्स बेटर वे टू से कि दे इन्फ्लुएंस द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। अब बात करते हैं यार रिसेशन की, तो कि लव योर जॉब नॉट द कंपनी बिकॉज इट इज नॉट सर्टेन व्हेन द कंपनी स्टॉप्स लविंग यू, राइट। तो इट्स जस्ट लाइक कि यार रिसेशन आए ना आए, अगर किसी भी बैंक को, किसी भी अगर ऑर्गेनाइजेशन को अगर इकोनॉमिकल क्राइसिस झेलना पड़ रहा है तो वो आपको ले ऑफ करेगी, एंड यू शुड बी प्रीपेयर्ड। देखो कंपनी वाला यार आपका चाचा मौसा ताऊ तो है नहीं कि ले ऑफ नहीं करेगा। ले ऑफ से हम जनरली अपने मौसा चाचा ताऊ की बात सुनते भी नहीं और हमें सुननी भी नहीं चाहिए इन अ लाइट नोट। करेक्ट यार। तो मतलब वही चीज यार कि वो तो आपको, अगर वो इकोनॉमिकल क्राइसिस उनका कुछ चल रहा है, कॉस्ट कटिंग होगा ही होगा, उससे भी अगर नहीं होगा तो
आपका ले ऑफ होगा ही होगा। In 2023, if I will talk with facts and data, 2/3 of the open job roles for technical got reduced. Like when is 2/3 of the jobs gone directly? So what do you think, like what will be the impact on the upcoming candidates or students who are aspiring to work in corporate field? So how they can survive and how they can fight? As you can earlier said कि it's a war of survival of the fittest. So लोग बहुत हैं, कंपनीज कम है, जॉब ज़्यादा चाहिए, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो हाउ यू कैन, क्या इस पे अपना सजेशन और व्यूज़ रखना चाहते हो कि 2/3 ऑफ द जॉब्स हैज़ गॉन, राइट, 2/3 जॉब चले गए। अब जो आने वाले न्यू कमर्स हैं और जो एग्जिस्टिंग लोग हैं जो फाइट कर रहे हैं, उनके कंपटीशन को कैसे लोग जो इस दलदल में फंसे हुए हैं वो अपने आप को कैसे टेक सेक्टर में ला सकते हैं, एक आप उनको एक रोड मैप दे सकते हो? अगर वो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी है, मतलब नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी है, एंड इफ दे हैव लर्नड समहाउ दिस स्किल ऑफ कंप्यूटर साइंस, दे आर बेसिकली कंप्यूटर इंजीनियर्स ओनली, राइट। और इंजीनियर्स की एक हमेशा से खासियत रही है कि दे आर जस्ट लाइक वाटर, तो वो पानी की तरह होते हैं यार। वो ना सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेते हैं, वो कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, मुझे इतना भरोसा है। तो यार अडॉप्ट तो कर ही लेंगे, और रिक्वायरमेंट्स ऑब्वियसली जॉब की बहुत ज़्यादा है, तो शायद टेक्निकल सेक्टर में जॉब अगर कम भी हो जाए तो कोई और भी सेक्टर है जिसमें जॉब्स बढ़ जाएंगी। और वो सेक्टर अभी मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन वो शायद अब जैसे अभी इंडिया का स्टॉक मार्केट ग्रो कर रहा है तो मे बी स्टॉक मार्केट में जॉब्स बढ़ जाए, हेज फंड मैनेजर्स के जॉब बढ़ जाए, हेज फंड क्वांट स्ट्रेटेजिस्ट के जॉब्स बढ़ जाए। अभी इंडिया का डिजिटल मार्केट ग्रो कर रहा है, आप देख रहे हो कि सोशल मीडिया मार्केट ग्रो कर रहा है, तो ये सब सारे जॉब्स हैं जो नई नई अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा, शायद वैसे जॉब्स बढ़ सकते हैं आने वाले समय में। सो इफ़ आई कैन टॉक अबाउट नैस्डैक, द नैस्डैक स्मॉल टेक कंपनी इंडेक्स वो सर्वाइव नहीं कर पा रही है, बट नैस्डैक जो बिग कंपनी इंडेक्स है वो सर्वाइव कर पा रही है। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि स्मॉल टेक कंपनीज़ को सर्वाइव करने में इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है? आई नो कि वो स्मॉल है, उनके पास बजट कम है, उनके पास इन्वेस्टर्स कम है, वो छोटे लेवल पे कर रहे हैं काम अपना, उनके पास वर्कफोर्स कम है, बट व्हाट अबाउट द यंग जनरेशन लोग, जिसके ऊपर हमारा पॉडकास्ट बेस्ड है कि वी विल टॉक अबाउट द रियल सिनेरियो ऑफ द यूथ ऑफ भारत। सो अगर मैं इस बारे में बात करूं कि स्मॉल टेक कंपनीज़ को उस तरीके का सपोर्ट नहीं दिया जाता जिस तरीके से बिग टेक जाइंट्स को दी जाती है, अगर स्मॉल टेक कंपनीज़ को बिग टेक जाइंट्स की तरह सपोर्ट नहीं दी जाएगी तो फिर नंबर ऑफ़ जॉब्स कैसे बढ़ेंगे? बट अगर आप स्मॉल टेक कंपनीज़ को फॉर्मुलेट नहीं करोगे, उसके साथ प्लानिंग नहीं करोगे, उसको इन्वेस्टर्स सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर जॉब कैसे क्रिएट होंगे? हाँ यार, बात तो सही है, लेकिन वही है, कुमार विश्वास की एक बहुत फेमस सी लाइन है कि नए दीवानों को देखे तो खुशी मिलती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। वाह। और आपने बोला कि नैस्डैक पे स्मॉल टेक इंडेक्स जो है वो डाउन चल रहा है, तो इट्स जस्ट लाइक यार आंधी अगर आएगी तो जो छोटे छोटे लोग होंगे ना वो पहले उड़ेंगे, और जो मजबूत घर है ना वो बना रहेगा, तो उसको टाइम लगता है गिरने में। तो देखो अगर कोई भी बड़ी टेक जाइंट्स है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ले लो, गूगल, वो रातों रात नहीं बनी है यार, दे हैव टेकन ईयर्स टू क्रिएट दैट लीगेसी। जब भी आप कोई स्टार्टअप करते हो तो बहुत सारी चीज़ें अनऑर्गेनाइज्ड रहती है, और कभी भी आप इंडिया में देख लो इतनी सारी यूनिकॉर्न्स है, अगर आप एक दो को छोड़ दो, जैसे जीरोधा को छोड़ दो, आप जोहो को छोड़ दो, तो शायद ही वैसी कोई स्टार्टअप है जो कि प्रॉफिटेबल है। तो यार इन्वेस्टर्स का भी कैश बर्न करने का ना एक लिमिट होता है यार, मतलब ऐसा नहीं है कि रिसेशन आ गया और इन्वेस्टर्स पैसे पे पैसे लगाए जा रहे हैं। स्टार्टअप इज जस्ट लाइक कि एक वो है कि किसी ने कुछ सोचा, इनोवेशन करा, और उस इनोवेशन पे किसी ने विश्वास करा और इसलिए पैसे इन्वेस्ट करे। लेकिन अब विश्वास की भी ना एक सीमा होती है कि कब तक विश्वास करेगा, कब तक इन्वेस्टर अपने पैसे लगाएगा। तो इसीलिए क्या हो रहा है ना कि जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, या ऐसे बोलो जो स्टार्टअप्स हैं, तो वो लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर रिसेशन आता है तो। यू मीन टू से कि इससे भी बड़ा रिसेशन अभी आने वाला है लाइंड अप एआई के आने से, कि मतलब जो वॉर्स चल रहे हैं, जो मतलब इंटरनेशनल जो उथल पुथल है मतलब सारी कंट्रीज में, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो आया है। तो आई रादर यूज द वर्ड इम्पैक्ट देन रिसेशन, सो इट्स अ बैड इम्पैक्ट दैट हैज बीन देयर ऑन टेक सेक्टर। इसको हम लोग नहीं नकार सकते यार, इम्पैक्ट तो है। जॉब मार्केट्स लगभग ड्राई हो चुका है, जॉब्स नहीं मिल रहे, इवन इफ यू आर फ्रॉम वेरी गुड कॉलेजेस, तो कहीं ना कहीं जॉब मार्केट तो ड्राई हो रहा है। द स्मॉल कंपनीज आर गोइंग टू बी इम्पैक्टेड, क्योंकि उनके पास क्या होता है ना कि जो स्मॉल कंपनीज है उनके पास रनवे बहुत ज़्यादा नहीं है, उनके पास डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है।
and they need some time to prove themselves. So you mean to say कि we have to be ready, like जो भी लोग हैं उनको रेडी रहना पड़ेगा about the next big recession, may be or may not be. कि जो जितना आगे का सोचता है, आप अगर आज से अगले 4 साल बाद तक का सोच पा रहे हो कि अगले 4 साल का मार्केट कैसा होगा, तो आप उतने अपने जीवन में अच्छा कर पाओगे। तो आपको फोरकास्ट करना होगा कि आने वाला 4 साल कैसा है, आप उस फोरकास्टिंग के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करो, आप बहुत अच्छा करोगे। मैंने जितने भी लिंक्डइन पे पोस्ट देखे हैं और आप कह लो कि पिछले लास्ट 5 ईयर्स, लोग बहुत प्राउडली लिंक्डइन पे पोस्ट करते हैं कि आई हैव गॉट अ प्लेसमेंट इन गूगल, फेसबुक, मेटा, एप्पल, नेटफ्लिक्स। और वहाँ पे कल्चर्स की बात की जाती है कि बहुत ही फैमिली वाला कल्चर है, लोग बहुत सपोर्टिव हैं, एवरीवन इज़ वेरी सपोर्टिव, वी आर वर्किंग लाइक अ फैमिली। तो लोगों को एक एक मेल पे फायर कर दिया जाता है। बिल्कुल। ट्विटर हैज़ फायर्ड 50 to 80% of their employees on the very single day. Elon Musk has fired, you are aware of the things. तो हम कौन से फैमिली होने की बात करते हैं? सपोर्ट एम्प्लॉयज़ को मिलना चाहिए, क्योंकि अगर मैं डेटा की बात करूँ तो लास्ट ईयर 25% ऑफ द फ्रेशर्स जॉब्स हैव बीन इम्पैक्टेड। करेक्ट। नहीं यार देखो, मैं बताता हूँ, हर कंपनी ना एक फोरकास्टिंग मॉडल्स पे काम करती है, और इसके कारण क्या हो रहा है यार कि लोगों में ना इंटरेक्शन कम रहा है एंड कॉम्पिटेंसी बढ़ रहा है। पहले जब हम लोग बात करते थे तो हम लोग बात करते थे कि हाउ वी कैन बी अ गुड टीम वर्क की बात करते थे। आज हम लोग टीम वर्क से घट के आ गए इंडिविजुअल वर्क पे। एक डेटा फैक्ट शेयर करना चाहूँगा मैं आपके साथ कि कितने लोगों को जॉब से निकाला गया एंड कितने लोगों की ले ऑफ हुई। क्लोज टू लाइक 1,70,000 पीपल को फायर किया गया इन 2022। क्लोज टू 2 lakh पीपल गॉट फायर्ड इन 2023 and close to like 80,000 to 1 lakh people got fired in this current Jan 2024. So if you can absolute mix all the things and sum up all the data, you will get the data that it's more than 5 lakh plus of। नहीं यार, मैं तो बोल रहा हूँ it's more than 10 lakh। कुछ चीज़ें होती है जिनका डेटा रियली में शो नहीं किया जाता, कॉर्पोरेट्स उन डेटा को बाहर नहीं आने देते। हर जगह एक माहौल है अलग। अभी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, गूगल में, अमेजॉन में। एक समय था कि उनकी सैलरी 70 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए सैलरी हुआ करती थी। उन्होंने उस पैसे के दम पे बहुत सारी अपनी लायबिलिटीज खरीद ली। किसी ने फ्लैट खरीद लिया, मेरे दोस्त ने, किसी ने गाड़ी खरीद ली। आज के डेट में वो हमेशा इस डर में जी रहा है कि उसका कब ले ऑफ हो जाए, और वो उस ले ऑफ के कारण दे आर फेसिंग द वर्क प्रेशर, दे आर फेसिंग द मेंटल डिप्रेशन दैट इज इनडायरेक्टली गिवन बाय द कंपनीज टू देम। एक कुणाल शाह की लाइन है, इनएफिशिएंसी इज द बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ दिस वर्ल्ड। इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हो, एफिशिएंसी इज द बेस्ट अनएम्प्लॉयर ऑफ दिस वर्ल्ड। तो वर्ल्ड आपका जितना एफिशिएंट होगा, आपके देश में, आपके धरती पे, विश्व में उतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। वो चाहे एफिशिएंसी किसी मायने में हो जाए। अगर मशीनें बन रही है तो लेबर का मार्केट घट रहा है। अगर गाड़ियां बन रही है तो जो टांगा चलाते थे उनका जॉब मार्केट घट रहा है। लेकिन साथ साथ सवाल ये है कि भूखे नहीं मर रहा है कोई। आप समझो कि आज इतनी सारी मशीनें आ गई, गड्ढा खोदने के लिए जेसीबी आ गया, सामान को ले जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रैक्टर आ गए, लेकिन बावजूद इसके जो लेबर्स थे उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई, जो ब्लू कॉलर लेबर थे उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई जॉब तो मिली ना, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इन द सेम मैनर हमारा टेक सेक्टर, खास करके टेक सेक्टर एंड अदर सेक्टर्स लाइक कंसल्टिंग, वीडियो एडिटिंग्स, इसके बाद आपका वैसा मान लो कि आप कंटेंट राइटिंग, ये सब सारी चीज़ें जो हैं उसमें एफिशिएंसी की बहुत ज़्यादा टूल्स आ गए हैं वेयर यू कैन मेक योर सेल्फ मोर एफिशिएंट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यू कैन नॉट गेट एनी अदर जॉब्स। तो यू नीड टू फिगर आउट कि यार आप इसके अलावा और क्या कर सकते हो। बिल्कुल, लाइक कि लोगों को एक चीज़ समझनी चाहिए कि अगर कोई वीडियो क्रिएटर है, अगर कोई एडिटर है, अगर कोई पोएम रिसाइटर है, या फिर अगर कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है, तो अगर वो उस चीज़ से दे कैन जनरेट मनी, तो ये एक न्यू वे ऑफ क्रिएटिंग जॉब्स है जिसको लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं। उनको लगता है कि आप कुछ भी इंस्टा या फेसबुक या कहीं पे भी एक क्रिंज रील्स देख लो। लोगों ने इस चीज़ को बदनाम कर दिया है, जो कि सही बदनाम किया है। मैं भी बदनाम करना चाहता हूँ कि क्रिंज चीज़ें बंद होनी चाहिए और टेक्निकल चीज़ें और जो लोगों के लाइफ से रिलेवेंट रखती है, रिलेवेंस रखती है,
वो चीज़ें आनी चाहिए, स्पिरिचुअल चीज़ें आनी चाहिए, जिसकी हम बात भी करेंगे इस पॉडकास्ट में आगे। तो मुझे लगता है कि लोगों को सरकारी नौकरी के अलावा भी जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको ट्राई करना चाहिए एज अ फुल टाइम रोल, क्योंकि आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जॉब्स लिमिटेड हैं, लोग बहुत ज़्यादा हैं, सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है इन अ पॉजिटिव नोट। नहीं यार, ये बात सही, लेकिन मैं पहली आपके वो बात से डिसएग्री करूंगा जो आपने क्रिंज वाली बात बोली। आप ऐसे समझो, एक कहावत है कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। तो क्या है ना कि क्रिंज कोई देख रहा है तभी तो कोई बना रहा है। तो अगर कोई देखेगा नहीं, अब एक आपको मैं अच्छी बात बता देता हूँ, हमारे टेक्निकल पॉडकास्ट से ना शायद उसके ज़्यादा व्यूज होते हैं क्रिंज चीज़ों के, जो आप जिसको क्रिंज बोल रहे हो ना, शायद उसके ज़्यादा व्यूज होते हैं, मिलियंस में होते हैं, करेक्ट। तो यार इसलिए लोग बना भी रहे हैं। जिस दिन लोग देखना बंद कर देंगे उस दिन क्रिंज चीज़ें बनना बंद हो जाएंगी। तो हमेशा मैं ये बोलता भी हूँ कि हर आदमी ना एक पॉपुलेशन को कैटर करता है। मतलब मान लो इस समाज में वैसे भी लोग हैं जो टेक्निकल चीज़ें सुनते हैं, इस समाज में वैसे भी लोग हैं जो अध्यात्म की चीज़ें सुनते हैं, इस समाज में वैसे भी लोग हैं जो क्रिंज चीज़ें सुनते हैं। सब अगर टेक्निकल ही सुनने लगेगा फिर वही बात आ जाएगी, फिर वही है कि सब अगर सेम लेवल पे हो जाएगा तो फिर आप में कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी कैसे। तो जरूरी है कि समाज में कुछ इनकॉम्पिटेंट लोग भी हों, एंड दिस इज द गुड पार्ट ऑफ द सोसाइटी कि अगर हर कोई सेम लेवल का कॉम्पिटेंसी रख लिया तो फिर तो यार फिर मतलब ही नहीं रहा ना। मीन्स यू थिंक कि हमारा कोई लेवल है, लाइक वी आर प्रोड्यूसिंग अ टेक्निकल थिंग, सो हाँ यार ये तो अपने मतलब नॉट वी आर हैविंग सम लेवल। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एआई इन टुडेज लाइफ? यार AI इज द न्यू इलेक्ट्रिसिटी। ओके, AI not generate electricity in real, but it can generate electricity but not the it can generate like electricity is not the good word, but it can generate current. now this is the exact one. AI is more efficient, less time taking, so it's just like a machine in technical or like other domains, like if we talk about consultancy, content writing, all these things, but it has its own limitations. So having said that, we should not depend much on AI, but we cannot neglect the presence of AI. AI is one of the things. Then we have robotics, we have drones. इतनी ज़्यादा रोड पे गाड़ियाँ हो जाएंगी कि लोग ड्रोन से उड़ने लगेंगे, हो सकता है, who knows. तो you cannot neglect innovations, और जिसने neglect करा है वो बहुत पीछे चला गया। जैसे एग्जाम्पल में लोग बोलते हैं ना कि ब्लैकबेरी को देख लो, नोकिया को देख लो। I don't know the core reason of their failures. हाँ, but somehow I feel कि they were not able to adapt themselves according to innovations and the demand. So you can never neglect innovations. So you have to adopt yourself according to innovation. So how do you see the perspective of future? Like how AI will enable everything of our life? Like AI can do anything. Not anything यार, लेकिन हाँ मतलब in a single word if I have to describe AI, so I would say कि AI, I would say from the perspective of a tech guy, so AI is more innovative and more depressing. एक लाइन है, मतलब हमारे गुरु ने कहा है कि कमाले बुज़दिली है पस्त होना अपनी ही आंखों में, अगर थोड़ी सी हिम्मत हो तो फिर क्या हो नहीं सकता, उभरने ही नहीं देती हमें बेमाईगी दिल की, नहीं तो कौन कतरा है जो दरिया हो नहीं सकता। तो यार मतलब वही है कि कभी भी अभी भी नींद आती है तो लगता है कि कोई सामने आ गया बोल रहा है कि चलो एक कदम और चल लो, एक कदम और चल लो। तो अभी ऐसा है कि हाँ, स्थितियाँ जरूर थोड़ी सी अनुकूल हुई है। तो मुझे हमेशा इस बात का कॉन्फिडेंस रहा है कि ज़िंदगी में अगर मेरे से कुछ नहीं हो पाया तो मैं गमछा बांध के सड़क पे फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ। तो मुझे इस चीज़ का हमेशा कॉन्फिडेंस रहता है और इसी कॉन्फिडेंस के सहारे मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी है कि अभी बहुत दूर जाना है और लाइफ मेरे लिए एक कुहासे की तरह है, जहाँ तक का मुझे दिख रहा है रास्ता मैं वहाँ तक चल रहा हूँ, और जहाँ फिर पहुँचता हूँ फिर वहाँ का आगे रास्ता दिख जाता है। क्योंकि ज़्यादा यार आप लाइफ को फोरकास्ट कर लोगे ना तो आप कुछ और सोचोगे और ऊपर वाला कुछ और सोच के बैठा है। कि अगर कोई भी बिहार से लड़का है और बिहार में ना इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम है तो अपॉर्चुनिटीज रिलेटिवली कम है, तो बिहार का कोई भी लड़का है और बिहार का लड़का एक ही चीज़ जानता है, वो संघर्ष। तो जितना संघर्ष एक बिहार का लड़का कर सकता है वो शायद ही किसी राज्य का लड़का उतना संघर्ष कर पाएगा। क्योंकि बिहार मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के लोगों में ना खून नहीं बहता, वो संघर्ष ही बहता है। वो चाहे किसी टाइप का संघर्ष हो, चाहे वो रिक्शा पुलिंग का संघर्ष हो, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी का संघर्ष हो,
चाहे वो IIT JEE की तैयारी का संघर्ष हो, चाहे वो कॉरपोरेट में संघर्ष हो, लेकिन बिहार का लड़का इज ऑलवेज फुल ऑफ स्ट्रगल्स। तो आपको हमेशा चलते रहना है। चलने की सबसे अच्छी बात यह होती है कि आप कहीं ना कहीं पहुंचते हो, और रुकने की सबसे खराब बात यह होती है कि आप कितने भी तेज चल रहे थे, अगर आप रुक गए तो फिर आपके अंदर एक बहुत बड़ा ब्रेक आ जाता है। तो यू शुड नेवर स्टॉप, ऑलवेज कीप रनिंग, इफ नॉट रनिंग देन कीप वॉकिंग, इफ नॉट वॉकिंग then at least keep yourself stand and just take few steps। अगर कुछ भी जिंदगी में काम नहीं करना तो भी 1-2 कदम जरूर चलो, लेकिन चलने की आदत हमेशा रहनी चाहिए। तो काफ़ी इंस्पायरिंग और काफ़ी पॉजिटिवनेस है आपकी बातों में, और इससे हमारे देश के और बिहार के लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगी। तो मेरी माँ का यार हमेशा से एक सपोर्ट रहा है, हमेशा से लाइक शी हैज़ बीन स्टैंडिंग विथ मी एवरी टाइम। अब ऐसे जानते हो कि मैं चूँकि गांव से हूँ तो उनको बहुत ज़्यादा पढ़ाई की तो समझ नहीं है। मतलब अभी भी अगर आप उनसे जाके पूछोगे कि मैं कौन से कॉलेज से पढ़ा हूँ तो वो शायद उतने अच्छे से नहीं बता पाए कि मैं कौन से कॉलेज से पढ़ा हूँ, लेकिन उनको एक भरोसा रहा है कि नहीं, अगर लड़का कुछ कर रहा है तो सही ही कर रहा होगा। तो ये बिलीव सिस्टम जो है ना, ये आना बहुत ज़रूरी है उनको हमेशा। और शायद मैं इसलिए भी बहुत ज़्यादा डेविएट नहीं हो पाया अपने करियर से, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं यार, कोई है जो मेरे पे भरोसा कर रहा है, और जब आप पे कोई भरोसा करता है तो आपको कभी भी उनका भरोसा तोड़ना नहीं चाहिए। जब आपको लोग इनकैपेबल समझते हैं और आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे अपनी कैपेबिलिटी दिखानी है, तो आई ऑलवेज टेक इट इन अ पॉजिटिव नोट कि नहीं यार, इसको दिखाना है तो आई शुड ऑलवेज परफॉर्म। एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि इन सारी बातों के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि पिता का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे लाइफ में, एक फादर, एक पिता, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने फादर के रोल को एक्सप्लेन करें कि एक पिता कितना इम्पोर्टेंट होता है, और हम ऐसा कहें कि फादर इज़ द ओनली स्ट्रेंथ किसी भी इंसान के लिए। माँ होती है, बट हम कहीं ना कहीं ऐसा देखते हैं या एनालाइज करते हैं कि जो फादर का रोल है उसको जितना एप्रिसिएशन मिलना चाहिए उतना एप्रिसिएट नहीं किया जाता। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि आपकी लाइफ का वैसा वो कैमरा पर्सन है कि स्क्रीन पे तो आप परफॉर्म कर रहे हो ज़रूर, लेकिन जो पीछे से आपके लिए मेहनत कर रहा है वो आपके पिता ही हैं। और मम्मी का तो रोल रहता ही है, लेकिन आप पिता के रोल को कभी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहावत है कि मतलब वो बाप ही है जो आपके लिए रोटी कमा के लाता है, आपके लिए जो एक तरह से ब्रेड इन जनरल अगर बोला जाए तो मतलब मोस्ट ऑफ द मतलब फैमिलीज में जो ब्रेड अर्नर होता है वो आपके पिता ही होते हैं। पिता हमेशा से स्ट्रेंथ रहे हैं, और ये बिल्कुल सही बात है कि पिता के रोल को जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। लेकिन हाँ यार, मतलब मैं ये भी बोलूँगा कि मतलब मेरे सक्सेस में मेरे पिता का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प करा। वो फाइनेंशियली उतने कैपेबल नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मतलब अपनी मतलब क्या बोल सकते हो, रिक्वायरमेंट्स को सीमित रखते हुए मुझे हर वो चीज़ें दी जो आप ऐसे मान लो कि उनके वश में उनके लिए पाना नहीं था। मतलब वो शायद खुद उस चीज़ को नहीं पा सकते थे, लेकिन उन्होंने ये इंश्योर करा कि मेरे लिए वो चीज़ें आसान हो जाए। तो इससे मेरा पढ़ना आसान हो गया, मैं चीज़ों को सोच पाता था, मैं चीज़ों को कर पाता था। तो ये तो बिल्कुल सही बात है यार कि पिता का योगदान लोग नहीं देख पाते हैं, लेकिन हाँ, योगदान तो यार पिता का भी बहुत बड़ा रहता है आपके सक्सेस में। तो बिल्कुल पिता का हमारे लाइफ में बहुत ही बड़ा योगदान रहता है, और इस चीज़ को अप्रिसिएट करना चाहिए सभी लोगों को। मैं पूछूं कि आप एक कोलैबोरेटेड रेटिंग अगर मैं पूछूं आपसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, नेटफ्लिक्स, अगर सभी आप फैंग को मिला लो या मैंग को मिला लो, जो भी मिलाना है मिला लो, तो अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो आप कैसे रेट करते हो कि हमारे जो यूथ हैं, जो ऑडियंस है, उनको अगर आपको एक कंपनी का नाम बताना हो या एक रेटिंग देनी हो तो आप कैसे रैंक करते हो कि पहले अगर आप मान लो कि 5 कंपनी में आपके लिए ऑफ़र लेटर आ गई, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि मुझे क्या चूज़ करना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ की सैलरी क्या है, हमें क्या देखना चाहिए कंपनी चूज़ करने से पहले? सबसे पहले तो यार टीम के बारे में समझना चाहिए। मतलब माइक्रोसॉफ्ट या गूगल, जितनी भी बड़ी कंपनी का आप नाम बोल रहे हो, तो ये मतलब इनके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी टीम्स हैं। तो आप ऐसे बोल दो कि एक इतना बड़ा समुद्र है जिसमें छोटी छोटी बहुत सारी नदियां हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल और अमेजॉन हैज इन इटसेल्फ दे हैव सो मेनी स्टार्टअप्स। मतलब दे आर द कलेक्शंस ऑफ सो मेनी स्टार्टअप। जैसे अमेजॉन की ही बात करें
तो अमेजॉन में बहुत सारी चीज़ें हैं उनका, मतलब उनके इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, इंटरनल एचआर मैनेजमेंट और मीटिंग्स मैनेजमेंट और लाइक मैसेजिंग सिस्टम मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे टूल्स उन्होंने खुद इंटरनली डेवलप किया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट में बहुत सारी टीम्स हैं, अलग अलग प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट के। तो सबसे पहले तो आपको किसी कंपनी के नाम से नहीं जाना चाहिए, यू शुड फोकस ऑन द टीम कि टीम क्या है। जैसे अमेजॉन की बात करें तो अमेजॉन पे है, प्राइम वीडियो है, अमेजॉन AWS है, अमेजॉन काइम है, उनका एक मतलब जूम टाइप से उनका कुछ मैसेजिंग सिस्टम है। तो वैसे तो यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन टीम, सो यू शुड बी टीम स्पेसिफिक रादर देन कंपनी स्पेसिफिक। तो टीम स्पेसिफिक हो, फिर देखो कि आपको कौन से टेक्नोलॉजी पे काम करने में ज़्यादा मजा आएगा, तो यू शुड बी टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक। फिर आप देखो कि आपको लोकेशन कौन सी मिल रही है, मेनी पीपल हैव देयर लोकेशन चॉइसेस ऑल्सो। यूथ की बात करूं, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल्स क्या है आज के यूथ के लिए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा डिप्रेशन का रीज़न क्या है? और एक जो रीज़न मुझे दिखता है कॉरपोरेट के लोगों में वो ये है, मैं इस टॉपिक को डिस्कस करना चाहता हूँ कि लोग फ्लैट्स खरीद रहे हैं गुड़गांव, नोएडा। और आपने न्यूज़ देखा होगा कि एक फ़्लैट 105 करोड़ रुपए में बिका इन गुड़गांव। लोग बेंगलोर में फ़्लैट्स ले रहे हैं और वो EMI पे ले रहे हैं। लोग 4 व्हीलर ले रहे हैं, वो भी EMI पे ले रहे हैं। लोग बाकी सारे जो भी चीज़ कर रहे हैं वो सारे। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या हमारा यूथ एक ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है कि वो अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोन का सहारा ले रहा है, और वो इतना ज़्यादा सहारा ले रहा है कि जब वो लोन रिपे नहीं कर पाते हैं तो उन पे बहुत ज़्यादा एक बर्डन आ जाता है, जॉब में बने रहने का बर्डन आ जाता है। बहुत लोग जॉब छोड़ के कुछ करना चाहते हैं बट वो नहीं कर सकते क्योंकि वो लोन के तले दबे हुए हैं। तो ये यूथ को और जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जो लोन में या EMI की ज़िंदगी जी रहे हैं या EMI में फंसे हुए हैं, वो बाकी सारी चीज़ों पे दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं। उनके लिए सीधा है कि आप जॉब करते रहो, हर साल हर महीने सैलरी आएगी, इतना 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 हर चीज़ों में चला जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि इस चीज़ से यूथ को कैसे टैकल करना चाहिए? यार सबसे पहले तो बात करूँगा कि यूथ के डिप्रेशन का क्या कारण है। तो यूथ के डिप्रेशन का कारण यूथ खुद है। मतलब कोई दुनिया का कोई भी आदमी आपको डिप्रेस नहीं कर सकता, आप खुद ही डिप्रेस हो जाओगे। कैसे? यूथ के अंदर आज के डेट में पीयर प्रेशर है कि मेरा दोस्त कोई है फलाना कंपनी में काम कर रहा है, उसने 1 करोड़ का फ्लैट लिया तो आई शुड बाई अ फ्लैट ऑफ 1.2 करोड़। लेकिन हर किसी का फैमिली सिचुएशन अलग हो सकता है। मान लो अगर आपके फैमिली में आप काम करते हो, आपकी सैलरी 30 लाख रुपए है, आपके पापा भी काम करते हैं, उनकी सैलरी 30 लाख रुपए, आपके भाई भी काम करते हैं, उनकी सैलरी 30 लाख रुपए, तो कलेक्टिवली यू आर अर्निंग 90 lakhs ऑफ सैलरी पर ईयर। लेकिन अगर मैं आपसे बेहतर, मान लो आपकी मेरी जॉब है, मान लो मेरी सैलरी है 45 lakhs रुपीज, बट मेरे घर में और किसी की जॉब नहीं है और मेरे पे मेरे पेरेंट्स डिपेंडेंट है, तो इनडायरेक्टली आई एम अर्निंग 15 lakhs रुपीज ओनली। तो इवन दो आई एम अर्निंग मोर देन यू, लेकिन मैं जो लाइफ स्टाइल जी पाऊंगा ना वो शायद आपसे कम जी पाऊंगा, कम अच्छा जी पाऊंगा। तो आई शुड नेवर कम्पीट विथ यू। तो हमेशा तो ये पीयर प्रेशर्स नहीं होना चाहिए परफॉर्मेंस में कि उसने, क्योंकि देखो कभी भी आपके जो यार्डस्टिक फॉर मेजरमेंट ऑफ सक्सेस है दैट कैन नॉट बी मटेरियलिस्टिक थिंग्स। मतलब एक तो ज्ञान, इंटेलेक्ट आपका, और एक पैसा। पैसा कमाना फिर भी आसान है, पैसा तो आप बहुत सारी गतिविधियों से कमा सकते हो, इट मे बी इलीगल ऑल्सो, बट ज्ञान हर कोई नहीं कमा सकता है। और जो चीजें कमाना आसान है ना, लोग उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। लोगों को लगता है कि पैसा कमाना तो ज्यादा आसान है, तो लोग पैसा, अब देखो हर कोई चाह के भी आज के डेट में एल्बर्ट आइंस्टाइन तो नहीं बन पाएगा। मुकेश अंबानी का लड़का कितना भी उसके पास पैसा, ही कैन नॉट बी द नेक्स्ट स्वामी विवेकानंद। तो यार लोगों ने ना मतलब जबरदस्ती का एक पीयर प्रेशर में आके एक ले लिया है, और इसको तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि लोगों ने कबूतर खाना ले लिया है। और एक कितना भी कॉर्पोरेट में सफल आदमी है, उसकी जिंदगी शायद 3 चीजों में गुजर रही है, एक गाड़ी का EMI, एक घर का EMI, और तीसरा उसका खुद का मेंटेनेंस, उसके बच्चे की पढ़ाई, उसके डेली का खर्च। इसमें मतलब 95% ऑफ द कॉर्पोरेट्स की जिंदगी गुजर रही है, नो मैटर वो कितने अच्छे पोजीशंस पे है। अगर कोई 25 लाख कमा रहा है तो उसने 50 लाख का घर लिया हुआ है, कोई 50 लाख कमा रहा है वो 2 करोड़ का घर लिया हुआ है, कोई 2 करोड़ कमा रहा है उसने 15 करोड़ का घर लिया हुआ है। तो हर कोई अपने लेवल्स के हिसाब से डिप्रेशन में है, एंड नो वन इज रनिंग आफ्टर, या ऐसे बोल सकते हो कि वेरी फ्यू पीपल्स आर रनिंग आफ्टर क्वालिटी, बट मेजॉरिटी
of the people are running behind this quantity and money things. So आज के डेट में चीज़ें बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गई है। अभी आप देखो अन्ना हजारे जी के पास कोई मर्सिडीज़ नहीं है। हमारे वन ऑफ द वेरी नोन पॉपुलर पर्सन द आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर श्री रविशंकर, अब उनकी पर्सनालिटी इतनी बड़ी है कि वो अगर बाइक से भी आए तो ही विल लीव अ मोर बेटर इम्प्रेशन देन अ पर्सन हु इज कमिंग इन मर्सिडीज, रोल्स रॉयस और प्राइवेट जेट। तो यार इट टोटली डिपेंड्स कि आपकी पर्सनालिटी कितनी बड़ी है। जब आपकी पर्सनालिटी बड़ी होती है ना तो आपके गाड़ी को कोई नहीं देखता, आपके कपड़ों को कोई नहीं देखता, देन यू डोंट नीड। आप यार मतलब धोती और कुर्ते में भी आओगे ना तब भी लोग आपको सलाम ही करेंगे। तो आई वुड से कि यू शुड वर्क ऑन लाइक पीपल शुड वर्क ऑन पर्सनल ग्रूमिंग। मुझे लगता है कि आज के टाइम में स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। तो हमारे लाइफ में स्पिरिचुअलिज्म का क्या रोल है, लोगों को क्यों स्पिरिचुअल होना चाहिए? देखो बिल्कुल यार, देखो स्पिरिचुअलिज्म जो है ना, जो अध्यात्म है, वो आपको खुद से जुड़ने का मौका देता है। तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि यू शुड ऑलवेज गिव टाइम टू स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इंक्रीजेस योर एफिशिएंसी, योर मेंटल स्टेबिलिटी ऑल्सो। एंड व्हेन यू आर मेंटली स्टेबल ना, तो योर एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस, सो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अ मेंटल स्टेबल पर्सन इज मोर एफिशिएंट देन अ मेंटल अनस्टेबल पर्सन। तो आई शुड पर्सनली बिलीव कि यू शुड फोकस ऑन स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल। करेक्ट। मुझे लगता है कि लाइफ में अपने स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमें स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है और हमें उसको पूरी तरीके से फॉलो करना चाहिए। अब तो अगर मैं बात करूं कि बेंगलुरु की, तो हम सभी को पता है कि बेंगलुरु बेंगलुरु एक आईटी हब है। तो वाई पटना क्यों नहीं आईटी हब बन सकता, या फिर कोई और स्टेट का राजधानी आईटी हब क्यों नहीं बन सकता? यार देखो अभी मुझे लगता है कि हमारा बिहार, हमारा पटना इतना नहीं, अब तो अभी धीरे धीरे तो खैर लखनऊ में हो रहा है, लेकिन वही है, पटना इसलिए पीछे रह गया, उसके बहुत सारे रीजन्स है। अगेन ये बहुत बड़ा टॉपिक है टू डिस्कस, लेकिन कुछ रीजन्स है। सबसे पहला तो बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है जहाँ पे मतलब तो छोटे छोटे प्लॉट्स हैं, और दूसरी बात है कि बिहार में गवर्नमेंट सपोर्ट उतना नहीं है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर अच्छी नहीं है। तो दीज आर द मेजर रीजन्स। बिहार में लिटरेसी उस हिसाब की नहीं है। ये वीडियो हमारे गवर्नमेंट तक पहुंच जाए, वो देखे और इस पे कोई योजना बनाए। हाँ यार, मतलब गवर्नमेंट तो मुझे लगता है कि बिहार की गवर्नमेंट बिहार के लोगों को उनके हाल पे ही छोड़ दिया है, लेकिन होप कि आने वाले समय में कुछ स्थिति सुधरे बिहार की। तो अगर मैं बात करूं कि ट्रैवल करने की, तो यूथ के लिए ट्रैवलिंग कितना ज़्यादा ज़रूरी है? उन्हें क्यों ट्रैवल करना चाहिए टू फाइंड द मीनिंग ऑफ लाइफ, और उन्हें ट्रैवल करना क्यों ज़रूरी है? इट डिपेंड्स कि आपको मतलब क्या एक्साइट करता है। जिसको अगर बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, सीखना है, जब आप ट्रैवल करते हो तो आपकी नेटवर्किंग अच्छी होती है, यू बिकम। ऐसा कहते हैं कि अगर ज़िंदगी के मायने समझने हो तो ट्रैवल करो, पहाड़ों में जाओ। मतलब ट्रैवल करने का भी एक तरीका होना चाहिए। ये नहीं कि ट्रैवल कर रहे हैं, पता चला फ्लाइट से जा रहे हैं, 5 स्टार में ठहर रहे हैं। ट्रैवल करने का भी एक तरीका होता है, एक्सप्लोर करने का एक तरीका होना चाहिए कि आप ना लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करो। आप देखो कि एक बस में जाने वाला जो आदमी, उसको कितना दिक्कत सहना पड़ रहा है। मैं जब मुंबई में था तो मैं देखता था, क्योंकि मैं कैपेबल था तो मैं तो ऑटो ले लेता था, मैं ओला कर लेता था, लेकिन मैं देखता था कि बस की लाइन लगाने के लिए लोग 500-500 मीटर लंबी लाइन लगी है। आप जब मुंबई के लोकल्स में जाओगे तो आपको हाथ रखने की जगह नहीं होती है। मतलब लोग अपना पूरा, जहाँ पे खड़े रह गए बस खड़े रह गए। मतलब ऐसा है कि कुछ कुछ स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे आपको बस स्टेशन पे खड़े रहना है, आपको खुद ट्रेन में अंदर डाल दिया जाएगा, आपको खुद ट्रेन से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जब आप ये सब ट्रैवल करते हो ना, तो यू गेट टू लर्न कि आपको जो भी मिला है आप काफ़ी ब्लेस्ड हो यार। व्हाट सर्टेन पीस ऑफ एडवाइस आप देना चाहोगे कि आप कैसे अच्छे कंपनी में जा सकते हो, कैसे नॉन टेक से टेक कंपनीज़ में अपने जॉब प्रोफाइल को स्विच कर सकते हो और अपने सैलरी में हाइक ले सकते हो? तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में यार परसेंटेज कैलकुलेशन एकदम क्लियर रहना चाहिए कि अगर मैं कहीं पे 15% ब्याज दे रहा हूँ तो कहीं से मैं 30% ब्याज कमा पा रहा हूँ कि नहीं कमा पा रहा हूँ। तो पहला चीज़ तो ये पेशेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 2 महीने में यार आप कमा रहे हो 15 लाख और आप चाह रहे हो कि मैं 2 महीने में करोड़पति बन जाऊँ। यू शुड गिव योर सेल्फ टाइम। आप समय दो अपने आप को, 2 साल 3 साल 4 साल समय दो, तो सक्सेसफुल होने में टाइम लगता है। तो दूसरा तो यार आपको टाइम देना चाहिए। और तीसरा, जिसका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है, वो है हार्डवर्क।
उससे आप नहीं भाग सकते। तो हार्डवर्क करते रहो, स्ट्रगल करते रहो, थोड़े से कॉम्पिटेंट बनो। तो दीज आर द थिंग्स दैट यूथ शुड फोकस ऑन। ओके, सो काफ़ी सारी टॉपिक्स पे हमने बात किया और मुझे लगता है कि काफ़ी वैल्यू मिला होगा लोगों को, जितने भी यंग लोग हैं, जितने भी यूथ हैं हमारे देश के। तो इसके लिए आई होप सो, शायद अगर मैं कुछ किसी को सिखा पाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात हुई, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन अगर किसी को कुछ मतलब मैं कुछ ऐड कर पाया किसी के कुछ नॉलेज में, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आपको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने टाइम निकाला और आपने यूथ को एक डायरेक्शन दिखाया, एक मोटिव समझाया कि देखिए समझदार तो सब लोग हैं, बस उन्हें एक डायरेक्शन की जरूरत। करेक्ट, मेंटरशिप इज़ इम्पोर्टेंट। हमारे पॉडकास्ट से अगर कुछ लोगों को भी वैल्यूएबल चीज़ें मिल जाती है, मैंने ये पॉडकास्ट सिर्फ इसलिए नहीं किया है कि मुझे लाइक शेयर चाहिए या मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए या मुझे पैसे कमाना है। मैं एक वैल्यूएबल चीज़ लोगों के दिल तक, दिमाग तक पहुंचाना चाहता हूं, भारत के लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। जो रियल चीज़ हो, जो टेक्निकल फैक्चुअल चीज़ हो, जो स्पिरिचुअलिज़म की बातें हो, जो उनके लाइफ को डायरेक्ट हिट करे, मैं इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करना चाहता हूं और जो रियल प्रॉब्लम है उनको ग्राउंड लेवल पे सॉल्व करना चाहता हूं थ्रू आवर पॉडकास्ट एंड थ्रू एवरी मीन्स ऑफ डूइंग। नाइस। सो वेरी थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू यार सुमित। थैंक यू यार। एंड मैंने कॉलेज में हमेशा आपको सर कहा है, बट आज नहीं, इट्स ओके, मतलब ठीक है, कॉलेज वाली सीनियर, और आपने मुझे हमेशा गाइड किया है। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई आपके लिए कुछ करे तो उसको अप्रिसिएट करना चाहिए। और आपने अपार्ट फ्रॉम माय फादर, मदर एंड माय भैया लिविंग इन विशाखापट्टनम, आपने उनके बाद अगर किसी का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है थ्रू आउट माई जर्नी ऑफ बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर और बीइंग डूइंग कॉन्ट्रीब्यूशंस इन NGO, तो मुझे लगता है कि आई रियली वांट टू अप्रिशिएट। नहीं यार, मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तुमने बोली, मतलब मैं किसी के काम आ पाया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड आई विल टेक दिस, मतलब एंड यू आर ऑल्सो रनिंग an NGO and you are helping a lot of people. I am also part of that NGO, so I think you are really doing a great thing. हाँ यार, आई एम ट्राइंग टू डू एंड आई एम You are really changing the perception of people, like how they think, how they act, or how they take calculated decisions. ट्राइंग, मतलब देखो कितना इम्पैक्ट कर पाता हूँ। Okay, so thank you so much सुमित for coming on our podcast. और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको हमारा वीडियो देख के मज़ा आया हो, अच्छा लगा हो, कुछ आपने वैल्यू ऐड की हो अपने लाइफ में, तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे हम अपनी बातों को अपने यूथ तक पहुंचा पाएँ, सभी लोगों तक पहुंचा पाएँ। और कुछ भी पूछना हो, एनीथिंग, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आपके कमेंट्स का मैं रिप्लाई करूँगा।